अध्याय 2 क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। 1900 की शुरुआत में एक दिन क्लाउड सी. हॉपकिंस नामक एक प्रमुख अमेरिकी कार्यकारी से एक पुराने मित्र ने एक नए व्यावसायिक विचार के साथ संपर्क किया। दोस्त ने एक अद्भुत उत्पाद की खोज की थी। उसने समझाया कि वो आश्वस्त था कि यह हिट होगा। यह एक टूथपेस्ट था, एक छोटा, झागदार मिश्रण जिसे उन्होंने पेप्सोडेंट कहा। इसमें कुछ पागल निवेशक शामिल थे। उनमें से एक के पास जमीन के सौदों का पर्दाफाश था। एक और, यह अफवाह थी, भीड़ से जुड़ा था, लेकिन यह उद्यम, दोस्त ने वादा किया था, बहुत बड़ा होने वाला था। यदि, अर्थात, हॉपकिंस एक राष्ट्रीय प्रचार अभियान को डिजाइन करने में मदद करने के लिए सहमत होंगे। हॉपकिंस उस समय एक तेजी से बढ़ते उद्योग के शीर्ष पर था, जो शायद ही कुछ दशक पहले अस्तित्व में था। विज्ञापन। हॉपकिंस वो व्यक्ति था जिसने अमेरिकियों को यह दावा करते हुए श्लिट्ज बियर खरीदने के लिए राजी किया था कि कंपनी ने उनकी बोतलों को लाइव स्टीम से साफ किया था, जबकि यह उल्लेख करने की उपेक्षा करते हुए कि हर दूसरी कंपनी ने ठीक उसी विधि का उपयोग किया था। क्लियोपेट्रा ने क्लियोपेट्रा को इससे धो दिया था। यह कहकर उसने लाखों महिलाओं को पामोलिव साबुन खरीदने के लिए बहकाया था। नाराज इतिहासकारों के विरोध के बावजूद, उन्होंने यह कहकर फूले हुए गेहूं को प्रसिद्ध कर दिया था कि यह बंदूकों से गोली मार दी गई, जब तक कि अनाज 8 गुना सामान्य आकार तक फूला नहीं जाता। उन्होंने पहले के दर्जनों अज्ञात उत्पादों क्वेकर ओट्स, गुडइयर टायर्स, विसेल कार्पेट स्वीपर, वेन कैंप के पोर्क और बीन्स को घरेलू नामों में बदल दिया था। और इस प्रक्रिया में, उन्होंने खुद को इतना समृद्ध बना लिया था कि उनकी सबसे अधिक बिकने वाली आत्मकथा माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग ने इतना पैसा खर्च करने की कठिनाइयों के लिए लंबे समय तक समर्पित किया। क्लाउड हॉपकिंस को उनके द्वारा गढ़े गए नियमों की एक श्रृंखला के लिए जाना जाता था, यह समझाते हुए कि उपभोक्ताओं के बीच नई आदतें कैसे पैदा करें। ये नियम उद्योगों को बदल देंगे और अंततः विपणक, शैक्षिकी सुधारकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, राजनेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच पारंपरिक ज्ञान बन गए। आज भी हॉपकिंस के नियम हर चीज को प्रभावित करते हैं कि हम किस तरह से सफाई की आपूर्ति खरीदते हैं, जो सरकारें बीमारी को मिटाने के लिए उपयोग करती हैं। वे किसी भी नई दिनचर्या को बनाने के लिए मौलिक हैं। हालांकि, जब उनके पुराने दोस्त ने पेप्सोडेंट के बारे में हॉपकिंस से संपर्क किया, तो विज्ञापन देने वाले ने केवल हल्की रुचि व्यक्त की। यह कोई रहस्य नहीं था कि अमेरिकियों के दांतों का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। जैसे जैसे देश समृद्ध होता गया, लोगों ने बड़ी मात्रा में शर्करा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खरीदना शुरू कर दिया। जब सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए पुरुषों का मसौदा तैयार करना शुरू किया, तो इतने सारे रंगरूटों के दांत सड़ गए थे कि अधिकारियों ने कहा कि खराब दंत स्वच्छता राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम था। फिर भी जैसा कि हॉपकिंस जानते थे, टूथपेस्ट बेचना वित्तीय आत्महत्या थी। पहले से ही डोर टू डोर सेल्समैनों की एक फौज थी जो संदिग्ध टूथ पाउडर और अमृत बेच रहे थे। उनमें से ज्यादातर टूट गए। समस्या यह थी कि शायद ही किसी ने टूथपेस्ट खरीदा हो, क्योंकि देश की दंत समस्याओं के बावजूद शायद ही किसी ने अपने दांत ब्रश किए हों। इसलिए हॉपकिंस ने अपने मित्र के प्रस्ताव पर थोड़ा विचार किया और फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो साबुन और अनाज से चिपके रहेंगे। हॉपकिंस ने अपनी आत्मकथा में समझाया, मैंने तकनीकी टूथपेस्ट सिद्धांतों में सामान्य लोगों को शिक्षित करने का कोई तरीका नहीं देखा। हालांकि, दोस्त जिद्दी था। वो बार बार वापस आया, हॉपकिंस के काफी अहंकार की अपील करते हुए। आखिरकार, विज्ञापन आदमी ने हार मान ली। हॉपकिंस ने लिखा, अगर उन्होंने मुझे स्टॉक के ब्लॉक पर 6 महीने का विकल्प दिया तो मैं आखिरकार अभियान शुरू करने के लिए सहमत हो गया। दोस्त मान गया।
यह हॉपकिंस के जीवन का सबसे बुद्धिमान वित्तीय निर्णय होगा। उस साझेदारी के 5 वर्षों के भीतर हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध उत्पादों में से एक में बदल दिया और इस प्रक्रिया में टूथब्रशिंग की आदत बनाने में मदद की, जो चौंकाने वाली गति के साथ पूरे अमेरिका में चली गई। जल्द ही शर्ली टेम्पल से लेकर क्लार्क गेबल तक सभी अपनी पेप्सोडेंट मुस्कान के बारे में डींग मार रहे थे। 1930 तक पेप्सोडेंट था चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी और लगभग कहीं भी बेचा गया हॉपकिंस विज्ञापन खरीद सकता था। पहले पेप्सोडेंट अभियान के 1 दशक बाद पोलिस्टर्स ने पाया कि आधे से अधिक अमेरिकी आबादी के लिए टूथब्रशिंग एक अनुष्ठान बन गया था। हॉपकिंस ने टूथब्रशिंग को दैनिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। उनकी सफलता का रहस्य, हॉपकिंस ने बाद में दावा किया, यह था कि उन्हें एक निश्चित प्रकार का संकेत और इनाम मिला था जो एक विशेष आदत को बढ़ावा देता था। यह इतना शक्तिशाली कीमिया है कि आज भी बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग वीडियो गेम डिजाइनरों, खाद्य कंपनियों, अस्पतालों और दुनिया भर के लाखों सेल्समैन द्वारा किया जाता है। यूजीन पॉली ने हमें आदत लूप के बारे में सिखाया, लेकिन यह क्लाउड हॉपकिंस था जिसने दिखाया कि कैसे नई आदतों को विकसित किया जा सकता है। तो हॉपकिंस ने वास्तव में क्या किया? उसने एक लालसा पैदा की, और वो लालसा, यह पता चला है, वो है जो संकेत और पुरस्कार काम करता है। वो लालसा ही आदत पाश को शक्ति प्रदान करती है। मैं अपने पूरे करियर के दौरान क्लाउड हॉपकिंस की हस्ताक्षर रणनीति में से एक उपभोक्ताओं को हर दिन अपने उत्पादों का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए सरल ट्रिगर ढूंढना था। उदाहरण के लिए, उन्होंने क्वेकर ओट्स को नाश्ते के अनाज के रूप में बेचा, जो 24 घंटे ऊर्जा प्रदान कर सकता था, लेकिन केवल तभी जब आप हर सुबह एक कटोरी खाते थे। उन्होंने पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, खराब त्वचा और महिलाओं की समस्याओं को ठीक करने वाले टॉनिकों की फेरी लगाई, लेकिन केवल तभी जब आपने लक्षणों की पहली उपस्थिति में दवा पी ली हो। जल्द ही लोग सुबह के समय दलिया खा रहे थे और जब भी उन्हें थकान का एक संकेत महसूस हुआ, तो वे भूरे रंग की छोटी बोतलों से चुग रहे थे, जो कि भाग्य के अनुसार अक्सर दिन में कम से कम एक बार होता था। पेप्सोडेंट को बेचने के लिए हॉपकिंस को एक ट्रिगर की आवश्यकता थी जो टूथपेस्ट के दैनिक उपयोग को सही ठहरा सके। वो दंत चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों के ढेर के साथ बैठ गया। यह सूखा पढ़ना था, उन्होंने बाद में लिखा, लेकिन एक किताब के बीच में मुझे दांतों पर म्यूसिन प्लेक का संदर्भ मिला, जिसे बाद में मैंने फिल्म कहा। इससे मुझे एक आकर्षक विचार मिला। मैंने इस टूथपेस्ट को सुंदरता के निर्माता के रूप में विज्ञापित करने का संकल्प लिया। उस धुंधली फिल्म से निपटने के लिए टूथ फिल्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए हॉपकिंस इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे थे कि यह वही फिल्म हमेशा लोगों के दांतों को ढकती है और किसी को परेशान नहीं करती है। फिल्म एक स्वाभाविक रूप से होने वाली झिल्ली है जो दांतों पर बनती है, चाहे आप कुछ भी खाएं या कितनी बार ब्रश करें। लोगों ने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। आप एक सेब खाकर, अपने दांतों पर अपनी उंगली चलाकर, ब्रश करके, या अपने मुंह के चारों ओर जोर से तरल घुमाकर फिल्म से छुटकारा पा सकते हैं। टूथपेस्ट ने फिल्म को हटाने में मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में उस समय के प्रमुख दंत शोधकर्ताओं में से एक ने कहा कि सभी टूथपेस्ट विशेष रूप से पेप्सोडेंट बेकार थे। इसने हॉपकिंस को अपनी खोज का फायदा उठाने से नहीं रोका। यहाँ उन्होंने फैसला किया, एक संकेत था जो एक आदत को ट्रिगर कर सकता था। जल्द ही शहर पेप्सोडेंट विज्ञापनों से भर गए। बस अपनी जीभ को अपने दांतों पर चलाएं, एक पढ़िए, आप एक फिल्म महसूस करेंगे। यही कारण है कि आपके दांत रंग से बाहर दिखते हैं और क्षय को आमंत्रित करते हैं। ध्यान दें कि हर जगह कितने सुंदर दांत दिखाई देते हैं।
मुस्कुराते हुए सुंदरियों की विशेषता वाला एक और विज्ञापन पढ़ें। लाखों लोग दांत साफ करने के एक नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी महिला के दांतों पर डिंगी फिल्म क्यों होगी? पेप्सोडेंट फिल्म को हटा देता है। इन अपीलों की चमक यह थी कि वे एक क्यू टूथ फिल्म पर भरोसा करते थे जो सार्वभौमिक और अनदेखा करना असंभव था। किसी को अपनी जीभ को अपने दांतों पर चलाने के लिए कहने से यह पता चला कि उनके दांतों में अपनी जीभ चलाने की संभावना थी, और जब उन्होंने किया तो उन्हें एक फिल्म महसूस होने की संभावना थी। हॉपकिंस को एक ऐसा संकेत मिला था जो सरल था, जो सदियों से मौजूद था, और ट्रिगर करना इतना आसान था कि एक विज्ञापन लोगों को स्वचालित रूप से अनुपालन करने के लिए प्रेरित कर सकता था। इसके अलावा इनाम, जैसा कि हॉपकिंस ने कल्पना की थी, और भी अधिक मोहक था। आखिर कौन ज्यादा खूबसूरत नहीं बनना चाहता? खूबसूरत मुस्कान कौन नहीं चाहता? विशेष रूप से जब पेप्सोडेंट के साथ एक त्वरित ब्रश की आवश्यकता होती है। हॉपकिंस की पेप्सोडेंट हैबिट लूप की अवधारणा अभियान शुरू होने के बाद एक शांत सप्ताह बीत गया। फिर तीसरे हफ्ते में मांग में उछाल आया। पेप्सोडेंट के लिए इतने ऑर्डर थे कि कंपनी पालन नहीं कर सकी। 3 वर्षों में उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया और हॉपकिंस स्पेनिश, जर्मन और चीनी में विज्ञापन तैयार कर रहा था। 1 दशक के भीतर पेप्सोडेंट दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले सामानों में से एक था, और 30 से अधिक वर्षों तक अमेरिका का सबसे अधिक बिकने वाला टूथपेस्ट बना रहा। पेप्सोडेंट के प्रकट होने से पहले केवल 7% अमेरिकियों के पास दवा की छाती में टूथपेस्ट की एक ट्यूब थी। हॉपकिंस के विज्ञापन अभियान के राष्ट्रव्यापी होने के 1 दशक बाद यह संख्या बढ़कर 65% हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सेना ने रंगरूटों के दांतों के बारे में चिंताओं को कम कर दिया क्योंकि इतने सारे सैनिक हर दिन ब्रश कर रहे थे। मैंने पेप्सोडेंट पर अपने लिए $1 मिलियन कमाए, हॉपकिंस ने उत्पाद के अलमारियों पर दिखाई देने के कुछ साल बाद लिखा। उन्होंने कहा, कुंजी यह थी कि उन्होंने सही मानव मनोविज्ञान सीखा था। वो मनोविज्ञान 2 बुनियादी नियमों पर आधारित था। सबसे पहले, एक सरल और स्पष्ट संकेत खोजें। दूसरा, पुरस्कारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यदि आप उन तत्वों को सही पाते हैं, तो हॉपकिंस ने वादा किया था, यह जादू जैसा था। पेप्सोडेंट को देखें। उन्होंने एक क्यू टूथ फिल्म की पहचान की थी और एक इनाम सुंदर दांत जिसने लाखों लोगों को दैनिक अनुष्ठान शुरू करने के लिए राजी किया था। आज भी हॉपकिंस के नियम मार्केटिंग पाठ्यपुस्तकों के प्रमुख हैं और लाखों विज्ञापन अभियानों की नींव हैं, और उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग हजारों को बनाने के लिए किया गया है। अन्य आदतें अक्सर लोगों को यह महसूस किए बिना कि वे हॉपकिंस के फॉर्मूले को कितनी बारीकी से देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने सफलतापूर्वक नई व्यायाम दिनचर्या शुरू की है, उनके अध्ययन से पता चलता है कि यदि वे एक विशिष्ट संकेत चुनते हैं, जैसे कि काम से घर आते ही दौड़ना और एक स्पष्ट इनाम, तो वे एक कसरत योजना के साथ बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं। जैसे कि बियर या अपराध मुक्त टेलीविजन की शाम के रूप में। डाइटिंग पर शोध में कहा गया है कि नई खाने की आदतों को बनाने के लिए एक पूर्व निर्धारित संकेत की आवश्यकता होती है, जैसे कि अग्रिम में मेनू की योजना बनाना, और डाइटर्स के लिए सरल पुरस्कार जब वे अपने इरादों पर टिके रहते हैं। वो समय आ गया है जब विज्ञापन कुछ हाथों में एक विज्ञान की स्थिति तक पहुंच गया है, हॉपकिंस ने लिखा। विज्ञापन एक बार एक जुआ इस प्रकार सक्षम दिशा के तहत सबसे सुरक्षित व्यावसायिक उपक्रमों में से एक बन गया है। यह काफी गर्व की बात है। हालांकि यह पता चला है कि हॉपकिंस के 2 नियम पर्याप्त नहीं हैं। एक तीसरा नियम भी है जिसे आदत बनाने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। एक ऐसा नियम जो इतना सूक्ष्म है कि हॉपकिंस खुद उस पर भरोसा करते हैं बिना यह जाने कि
यह अस्तित्व में है। यह सब कुछ समझाता है कि डोनट्स के एक बॉक्स को अनदेखा करना इतना कठिन क्यों है कि कैसे सुबह की सैर लगभग आसान दिनचर्या बन सकती है। प्रॉक्टर के वैज्ञानिक और विपणन अधिकारी गैम्बल एक छोटी, खिड़की रहित बीट अप टेबल के आसपास एकत्र हुए थे। कमरा एक महिला के साथ एक साक्षात्कार की प्रतिलिपि पढ़ रहा था, जिसके पास 9 बिल्लियां थीं। जब उनमें से एक ने आखिरकार कहा कि हर कोई क्या सोच रहा था, अगर हमें निकाल दिया जाता है तो वास्तव में क्या होता है, उसने पूछा। क्या सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं और हमें बाहर निकाल देते हैं, या क्या हमें पहले से किसी तरह की चेतावनी मिलती है? टीम के नेता ड्रेक स्टिम्सन नाम की कंपनी के भीतर एक समय के उभरते सितारे ने उसे देखा। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। उसके बाल उलझे हुए थे, उसकी आंखें थक चुकी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। उन्होंने मुझे बताया कि इस परियोजना को चलाना एक प्रचार था। यह 1996 था, और टेबल पर मौजूद समूह यह पता लगा रहा था कि क्लाउड हॉपकिंस के दावे के बावजूद कुछ बेचने की प्रक्रिया कितनी अवैज्ञानिक हो सकती है। वे सभी पृथ्वी पर सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं की फर्मों में से एक के लिए काम करते थे। प्रिंगल्स पोटैटो चिप्स, ऑल ऑफ ओले, बाउंटी पेपर टॉवल, कवरगर्ल कॉस्मेटिक्स, डॉन, डाउनी और ड्यूरासेल के साथ साथ दर्जनों अन्य ब्रांडों के पीछे की कंपनी ने पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य व्यापारी की तुलना में अधिक डेटा एकत्र किया और अपने मार्केटिंग अभियानों को तैयार करने के लिए जटिल सांख्यिकीय विधियों पर भरोसा किया। चीजों को कैसे बेचा जाए, यह पता लगाने में फर्म अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। अकेले कपड़े धोने के बाजार में के उत्पादों ने अमेरिका में हर 2 कपड़े धोने के भार में से एक को साफ किया। इसका राजस्व प्रति वर्ष $35 बिलियन से ऊपर है। हालांकि स्टिम्सन की टीम, जिसे P&G के सबसे आशाजनक नए उत्पादों में से एक के लिए विज्ञापन अभियान तैयार करने का काम सौंपा गया था, विफलता के कगार पर थी। कंपनी ने एक स्प्रे विकसित करने में लाखों डॉलर खर्च किए थे जो लगभग किसी भी कपड़े से खराब गंध को दूर कर सकता था, और उस छोटे, बिना खिड़की वाले कमरे के शोधकर्ताओं को पता नहीं था कि लोगों से इसे कैसे खरीदा जाए। स्प्रे लगभग 3 साल पहले बनाया गया था, जब P&G के एक रसायनज्ञ एक प्रयोगशाला में हाइड्रोक्सीप्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन या HPBCD नामक पदार्थ के साथ काम कर रहे थे। केमिस्ट धूम्रपान करने वाला था। उनके कपड़ों से आमतौर पर एशट्रे जैसी गंध आती थी। एक दिन HPBCD के साथ काम करने के बाद उनकी पत्नी ने घर आने पर उन्हें दरवाजे पर बधाई दी। क्या आपने धूम्रपान छोड़ दिया? उसने उससे पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। वो संदिग्ध था। वो सालों से उसे सिगरेट छोड़ने के लिए प्रताड़ित कर रही थी। यह किसी तरह की रिवर्स साइकोलॉजी प्रवंचना की तरह लग रहा था। आपको धुएं की तरह गंध नहीं आती है? बस, उसने कहा। अगले दिन वो वापस प्रयोगशाला में गया और HPBCD और विभिन्न सुगंधों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके पास कपड़े वाली सैकड़ों शीशियां थीं जिनमें गीले कुत्ते, सिगार, पसीने से तर मोजे, चीनी भोजन, बासी शर्ट और गंदे तौलिए जैसी गंध आ रही थी। जब उन्होंने HPBCD को पानी में डाला और नमूनों पर छिड़का, तो गंध को रसायन के अणुओं में खींचा गया। धुंध सूखने के बाद गंध चली गई थी। जब केमिस्ट ने P&G के अधिकारियों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताया, तो वे बहुत खुश हुए। वर्षों से बाजार अनुसंधान ने कहा था कि उपभोक्ता किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे जो बुरी गंध से छुटकारा दिला सके, उन्हें मुखौटा नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मिटा दें। जब शोधकर्ताओं की एक टीम ने ग्राहकों का साक्षात्कार लिया, तो उन्होंने पाया कि उनमें से कई ने एक बार या पार्टी में एक रात के बाद अपने ब्लाउज या स्लैक बाहर छोड़ दिए। एक महिला ने कहा,
जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे कपड़ों से सिगरेट जैसी गंध आती है, लेकिन मैं हर बार बाहर जाने पर ड्राई क्लीनिंग के लिए भुगतान नहीं करना चाहती। पीएनजी ने एक अवसर को भांपते हुए एचपीबीसीडी को एक व्यवहार्य उत्पाद में बदलने के लिए एक शीर्ष गुप्त परियोजना शुरू की। उन्होंने सूत्र को पूरा करने में लाखों खर्च किए। अंत में एक रंगहीन, गंधहीन तरल का उत्पादन किया जो लगभग किसी भी दुर्गंध को मिटा सकता था। स्प्रे के पीछे का विज्ञान इतना उन्नत था कि नासा अंततः अंतरिक्ष से लौटने के बाद शटल के अंदरूनी हिस्सों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह निर्माण करने के लिए सस्ता था, दाग नहीं छोड़ता था और किसी भी बदबूदार सोफे, पुरानी जैकेट या सना हुआ कार इंटीरियर गंध अच्छी तरह से गंधहीन बना सकता था। यह परियोजना एक बड़ा जुआ था, लेकिन अब अरबों कमाने के लिए तैयार थी अगर वे सही मार्केटिंग अभियान के साथ आ सकते थे। उन्होंने इसे फेब्रेज कहने का फैसला किया और स्टिम्सन, एक 31 वर्षीय वंडरकिंड, जिसे गणित और मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि के साथ मार्केटिंग टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा। स्टिम्सन लंबा और सुंदर था, उसकी ठुड्डी मजबूत थी, मधुर आवाज थी और उच्च अंत भोजन का स्वाद था। मैं अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में खाने के बजाय खरपतवार धूम्रपान करना पसंद करता हूँ, उन्होंने एक बार एक सहयोगी से कहा था, पीएनजी में शामिल होने से पहले। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के निर्माण में स्टॉक चुनने के लिए गणितीय मॉडल बनाने में 5 साल बिताए थे। जब वो सिनसिनाटी में स्थानांतरित हुआ, जहां पीएनजी का मुख्यालय था, तो उसे बाउंस फैब्रिक सॉफ्टनर और डाउनी ड्राई शीट सहित महत्वपूर्ण व्यावसायिक लाइनों को चलाने में मदद करने के लिए टैप किया गया था। लेकिन फर्रेज अलग था। यह उत्पाद की एक पूरी तरह से नई श्रेणी को लॉन्च करने का एक मौका था, उपभोक्ता के शॉपिंग कार्ट में कुछ ऐसा जोड़ने के लिए जो पहले कभी नहीं था। स्टिम्सन को बस इतना करना था कि फेरेज को एक आदत में कैसे बनाया जाए, और उत्पाद अलमारियों से उड़ जाएगा। यह कितना कठिन हो सकता है? स्टिम्सन और उनके सहयोगियों ने कुछ परीक्षण बाजारों फीनिक्स, साल्ट लेक सिटी और बोइस में फेरेज को पेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने उड़ान भरी और नमूने सौंपे, और फिर लोगों से पूछा कि क्या वे अपने घरों से आ सकते हैं। 2 महीने के दौरान उन्होंने सैकड़ों घरों का दौरा किया। उन्हें पहली बड़ी सफलता तब मिली जब वे फीनिक्स के एक पार्क रेंजर से मिलने गए। वो अपने बिसवा दशा में थी और अकेले रहती थी। उसका काम रेगिस्तान से भटकने वाले जानवरों को फंसाना था। उसने कोयोट, रैकून, कभी कभार पहाड़ी शेर पकड़ा, और बदमाश, बहुत सारे स्कंक, जो अक्सर पकड़े जाने पर उस पर स्प्रे कर देता था। मैं अविवाहित हूँ, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसके साथ बच्चे हों। रेंजर ने स्टिम्सन और उनके सहयोगियों को उनके रहने वाले कमरे में बैठे हुए बताया। मैं बहुत सारी तारीखों पर जाता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं आकर्षक हूँ। तुम्हें पता है, मैं स्मार्ट हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कैच हूँ। लेकिन उसकी लव लाइफ पंगु थी, उसने समझाया, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ बदमाश की तरह महक रहा था। उसका घर, उसका ट्रक, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके हाथ, उसके पर्दे, उसका बिस्तर भी। उसने हर तरह के इलाज की कोशिश की थी। उसने विशेष साबुन और शैम्पू खरीदे। उसने मोमबत्तियां जलाईं और महंगी कालीन शैम्पू करने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया। इसमें से कोई भी काम नहीं किया। जब मैं डेट पर होती हूँ, तो मुझे किसी ऐसी चीज का एहसास होता है जिसमें स्कंक जैसी गंध आती है और मैं इसके बारे में जुनूनी होने लगती हूँ। उसने उनसे कहा, मैं शुरू करूँगा। आश्चर्य है, क्या वो इसे सूंघता है? क्या होगा अगर मैं उसे घर लाऊं और वो छोड़ना चाहता है? मैं पिछले साल 4 तारीखों पर एक बहुत अच्छे लड़के के साथ गया था, एक लड़का जिसे मैं वास्तव में पसंद करता था, और मैंने उसे अपनी जगह पर आमंत्रित करने के लिए हमेशा इंतजार किया।
आखिरकार वो आ गया और मुझे लगा कि सब कुछ वास्तव में अच्छा चल रहा है। फिर अगले दिन उसने कहा कि वो एक ब्रेक लेना चाहता है। वो वास्तव में इसके बारे में विनम्र था, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ, क्या यह गंध थी? ठीक है, मुझे खुशी है कि आपको फ्रीज को आजमाने का मौका मिला, स्टिम्सन ने कहा। आपको यह कैसा लगा? उसने उसकी तरफ देखा। वो रो रही थी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने कहा। इस स्प्रे ने मेरी जिंदगी बदल दी है। फेरिस के नमूने प्राप्त करने के बाद वो घर गई और अपने सोफे पर स्प्रे किया। उसने पर्दे, गलीचा, चादर, अपनी जीन्स, अपनी वर्दी, अपनी कार के इंटीरियर पर स्प्रे किया। बोतल खत्म हो गई, इसलिए उसे एक और मिला और बाकी सब कुछ छिड़क दिया। मैंने अपने सभी दोस्तों को आने के लिए कहा है, महिला ने कहा। वे अब इसे सूंघ नहीं सकते। बदमाश चला गया है। अब तक वो इतनी जोर से रो रही थी कि स्टिम्सन का एक साथी उसके कंधे पर थपथपा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, महिला ने कहा। मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ। धन्यवाद। यह उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण है। स्टिम्सन ने अपने लिविंग रूम के अंदर की हवा को सूंघा। उसे कुछ सूंघ नहीं सकता था। हम इस सामान के साथ एक भाग्य बनाने जा रहे हैं, उसने सोचा। मैं स्टिम्सन और उनकी टीम P&G मुख्यालय वापस चली गई और उस मार्केटिंग अभियान की समीक्षा करना शुरू कर दिया जो वे शुरू करने वाले थे। फेरिस को बेचने की कुंजी, उन्होंने फैसला किया। यह बता रहा था कि राहत की भावना पार्क रेंजर ने महसूस की। उन्हें फ्रेज को ऐसी चीज के रूप में स्थापित करना था जो लोगों को शर्मनाक गंध से छुटकारा पाने की अनुमति दे। वे सभी क्लॉड हॉपकिंस के नियमों या आधुनिक अवतारों से परिचित थे जो बिजनेस स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से भरे हुए थे। वे विज्ञापनों को सरल रखना चाहते थे। एक स्पष्ट संकेत खोजें और इनाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उन्होंने 2 टेलीविजन विज्ञापनों को डिजाइन किया। पहली बार दिखाया गया एक रेस्तरां के धूम्रपान अनुभाग के बारे में बात करती महिला। वो जब भी वहां खाना खाती हैं तो उनकी जैकेट से धुएं की तरह महक आती है। एक दोस्त ने उसे बताया कि अगर वो फेरेस का इस्तेमाल करती है तो यह गंध को खत्म कर देगा। क्यों? सिगरेट की गंध। इनाम, कपड़ों से दुर्गंध खत्म। दूसरे विज्ञापन में एक महिला को अपने कुत्ते सोफी की चिंता करते हुए दिखाया गया है, जो हमेशा सोफे पर बैठी रहती है। सोफी हमेशा सोफी की तरह महकती रहेगी, वो कहती है, लेकिन फेरेस के साथ, अब मेरे फर्नीचर में नहीं है। क्यों? पालतू गंध, जो जानवरों के साथ 70 मिलियन घरों से परिचित हैं। इनाम, एक घर जो एक केनेल की तरह गंध नहीं करता है। स्टिम्सन और उनके सहयोगियों ने 1996 में उन्हीं परीक्षण शहरों में विज्ञापनों का प्रसारण शुरू किया। उन्होंने नमूने दिए, मेलबॉक्स में विज्ञापन डाले और कैश रजिस्टर के पास फ्रेज के पहाड़ों को बनाने के लिए ग्रॉसर्स का भुगतान किया। फिर वे वापस बैठ गए, ये अनुमान लगाते हुए कि वे अपना बोनस कैसे खर्च करेंगे। 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2, 1 महीना, 2 महीने। बिक्री छोटी शुरू हुई और छोटी हो गई। घबराई हुई कंपनी ने शोधकर्ताओं को स्टोर में यह देखने के लिए भेजा कि क्या हो रहा है। अलमारियां फ्रीज की बोतलों से भरी हुई थीं जिन्हें कभी छुआ नहीं गया था। वे उन गृहिणियों का दौरा करने लगे जिन्हें नि-शुल्क नमूने मिले थे। ओह हाँ, उनमें से एक ने P&G शोधकर्ता को बताया, स्प्रे, मुझे वो याद है, आइए देखते हैं। महिला रसोई में अपने घुटनों के बल बैठ गई और सिंक के नीचे कैबिनेट के माध्यम से जड़ने लगी। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर मैं इसके बारे में भूल गया। मुझे लगता है कि यह यहाँ कहीं वापस आ गया है। वो खड़ी हुई, शायद यह कोठरी में है। वो चली गई और कुछ झाड़ू एक तरफ धकेल दी। हाँ, यह रहा, पीठ में। देखो, ये अभी भी लगभग भरा हुआ है। क्या आप इसे वापस चाहते थे?
फर्रेज एक बेवकूफ था। स्टिम्सन के लिए यह एक आपदा थी। अन्य डिवीजनों में प्रतिद्वंद्वी अधिकारियों ने उनकी विफलता में एक अवसर महसूस किया। उसने फुसफुसाते हुए सुना कि कुछ लोग फेरेज को मारने के लिए पैरवी कर रहे थे और उसे साइबेरिया के उपभोक्ता सामान निकी क्लार्क के बालों के उत्पादों के लिए फिर से सौंप दिया। पीएनजी के मंडल अध्यक्षों में से एक ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और घोषणा की कि बोर्ड के सदस्यों के सवाल पूछने से पहले उन्हें फरवरी में अपने नुकसान में कटौती करनी होगी। स्टिम्सन के बॉस ने खड़े होकर एक भावपूर्ण याचना की। अभी भी सब कुछ मोड़ने का मौका है चारों ओर। उन्होंने कहा, कम से कम आईपीएचडी से यह पता लगाने के लिए कहें कि क्या हो रहा है। ने हाल ही में स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन और अन्य जगहों के वैज्ञानिकों को चुना था जो उपभोक्ता मनोविज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे। डिवीजन के अध्यक्ष उत्पाद को थोड़ा और समय देने के लिए सहमत हुए। इसलिए शोधकर्ताओं का एक नया समूह स्टिम्सन की टीम में शामिल हो गया और अधिक साक्षात्कार आयोजित करना शुरू कर दिया। फेरेज के असफल होने का उनका पहला आभास तब हुआ जब वे फीनिक्स के बाहर एक महिला के घर गए। अंदर जाने से पहले वे उसकी 9 बिल्लियों को सूंघ सकते थे। हालांकि घर का इंटीरियर साफ और व्यवस्थित था। वो कुछ साफ सुथरी संकी थी, महिला ने समझाया। वो हर दिन वैक्यूम करती थी और अपनी खिड़कियां खोलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हवा धूल में उड़ती थी। जब स्टिम्सन और वैज्ञानिक उसके रहने वाले कमरे में गए, जहां बिल्लियां रहती थीं, तो गंध इतनी प्रबल थी कि उनमें से एक का गला घोंट दिया। बिल्ली की गंध के बारे में आप क्या करते हैं? एक वैज्ञानिक ने महिला से पूछा। ये आमतौर पर कोई समस्या नहीं है, उसने कहा। आप कितनी बार गंध देखते हैं? ओह, महीने में लगभग एक बार, महिला ने उत्तर दिया। शोधकर्ताओं ने एक दूसरे को देखा। क्या अब आप इसे सूंघते हैं? एक वैज्ञानिक ने पूछा। नहीं, उसने कहा। शोधकर्ताओं ने जिन दर्जनों अन्य बदबूदार घरों का दौरा किया, उनमें भी यही पैटर्न सामने आया। लोग अपने जीवन में अधिकांश बुरी गंधों का पता नहीं लगा सके। यदि आप 9 बिल्लियों के साथ रहते हैं, तो आप उनकी गंध के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। यदि आप सिगरेट पीते हैं, तो यह आपकी घ्राण क्षमता को इतना नुकसान पहुंचाती है कि आप धुएं को अब और नहीं सूंघ सकते हैं। सुगंध अजीब है, यहाँ तक लगातार एक्सपोजर के साथ सबसे मजबूत फीका। इसलिए कोई भी फेरेज का उपयोग नहीं कर रहा था। स्टिम्सन ने महसूस किया, उत्पाद का संकेत, वो चीज जो दैनिक उपयोग को ट्रिगर करने वाली थी, उन लोगों से छिपी हुई थी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। एक नियमित आदत को ट्रिगर करने के लिए खराब गंधों को अक्सर पर्याप्त रूप से नहीं देखा गया था। नतीजतन, फब्रीज एक कोठरी के पीछे समाप्त हो गया। स्प्रे का उपयोग करने के लिए सबसे बड़ी प्रवृत्ति वाले लोगों ने कभी भी उस गंध को गंध नहीं किया जो उन्हें याद दिलाना चाहिए कि रहने वाले कमरे में स्प्रिट की जरूरत है। स्टिम्सन की टीम वापस मुख्यालय गई और खिड़की रहित सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा हुई, जिसमें 9 बिल्लियों वाली महिला की प्रतिलेख को फिर से पढ़ा गया। मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि अगर आपको निकाल दिया जाए तो क्या होगा? स्टिम्सन ने अपना सिर उसके हाथों में रख दिया। अगर वो 9 बिल्लियों वाली महिला को फ्रीज नहीं बेच सकता था, तो वो सोचता था कि वो इसे किसको बेच सकता है? जब उपयोग को ट्रिगर करने के लिए कोई संकेत नहीं है, तो आप एक नई आदत कैसे बनाते हैं? और जब उपभोक्ताओं को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वे इनाम की सराहना नहीं करते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर वुल्फ्राम शुल्ट्ज की प्रयोगशाला एक नहीं है सुंदर जगह। उनके डेस्क को सहकर्मियों द्वारा वैकल्पिक रूप से एक ब्लैक होल के रूप में वर्णित किया गया है जहां दस्तावेज हमेशा के लिए खो जाते हैं और एक पेट्री डिश जहां जीव बढ़ सकते हैं। अबाधित और जंगली प्रसार में वर्षों तक, जब शुल्ट्ज को कुछ साफ करने की जरूरत होती है, जो असामान्य है,
तो वो स्प्रे या क्लींजर का उपयोग नहीं करता है। वो एक कागज के तौलिए को गीला करता है और जोर से पोंछता है। यदि उसके कपड़ों से धुएं या बिल्ली के बाल जैसी गंध आती है तो वो ध्यान नहीं देता या परवाह। हालांकि पिछले 20 वर्षों में शुल्ट्ज द्वारा किए गए प्रयोगों ने हमारी समझ में क्रांति ला दी है कि कैसे संकेत, पुरस्कार और आदतें परस्पर क्रिया करती हैं। उन्होंने समझाया है कि क्यों कुछ संकेतों और पुरस्कारों में दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, और एक वैज्ञानिक रोड मैप प्रदान किया है जो बताता है कि पेप्सोडेंट एक हिट क्यों था, कैसे कुछ डाइटर्स और व्यायाम प्रेमी अपनी आदतों को इतनी जल्दी बदलने का प्रबंधन करते हैं, और अंत में क्या फेरेज को बेचने में लगा। 1980 के दशक में शुल्ट्ज बंदरों के दिमाग का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह का हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्यों को करना सीखा, जैसे कि लीवर को खींचना या क्लैप्स खोलना। उनका लक्ष्य यह पता लगाना था कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से नई क्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एक दिन मैंने इस बात पर ध्यान दिया जो मेरे लिए दिलचस्प है, शुल्ट्ज ने मुझे बताया। वो जर्मनी में पैदा हुआ था और अब जब वो अंग्रेजी बोलता है तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह लगता है अगर टर्मिनेटर रॉयल सोसाइटी का सदस्य होता। हमने जिन बंदरों को देखा उनमें से कुछ को सेब का रस पसंद था और अन्य बंदरों को अंगूर का रस पसंद था, और इसलिए मैं सोचने लगा, उन छोटे बंदरों के सिर के अंदर क्या चल रहा है? अलग अलग पुरस्कार मस्तिष्क को अलग अलग तरीकों से क्यों प्रभावित करते हैं? शुल्ट्ज ने न्यूरोकेमिकल स्तर पर पुरस्कार कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, उन्होंने 1990 के दशक में मिट के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के समान उपकरणों तक पहुंच प्राप्त की। हालांकि चूहों के बजाय शुल्ट्ज को बंदरों में दिलचस्पी थी, जूलियो की तरह। हेज़ल आंखों वाला 8 पाउंड का मकाक जिसके मस्तिष्क में एक बहुत पतला इलेक्ट्रोड डाला गया था, जिसने शुल्ट्ज को न्यूरोनल गतिविधि का निरीक्षण करने की अनुमति दी थी। एक दिन शुल्ट्ज ने जूलियो को एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और एक कंप्यूटर मॉनिटर चालू कर दिया। जूलियो का काम एक लीवर को छूना था जब भी रंगीन आकृतियां, छोटे पीले सर्पिल, लाल स्क्वीगल, नीली रेखाएं स्क्रीन पर दिखाई देती थीं। यदि जूलियो किसी आकृति के प्रकट होने पर लीवर को छूता है तो ब्लैकबेरी के रस की एक बूंद छत से लटकी हुई ट्यूब और बंदर के होठों पर गिर जाएगी। जूलियो को ब्लैकबेरी का जूस पसंद था। सबसे पहले जूलियो को स्क्रीन पर जो कुछ हो रहा था उसमें केवल थोड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपना अधिकांश समय कुर्सी से बाहर निकलने की कोशिश में बिताया, लेकिन जूस की पहली खुराक आने के बाद जूलियो मॉनिटर पर बहुत केंद्रित हो गया। जैसे ही बंदर को दर्जनों पुनरावृत्तियों के माध्यम से समझ में आया कि स्क्रीन पर आकृतियां एक दिनचर्या, लीवर को स्पर्श करें, के लिए एक संकेत थीं, जिसके परिणामस्वरूप एक इनाम, ब्लैकबेरी जूस, मिला, उसने स्क्रीन पर एक लेजर जैसी तीव्रता के साथ घूरना शुरू कर दिया। उसने फुसफुसाया नहीं। जब एक पीला स्क्वीगल दिखाई दिया तो वो लीवर के लिए चला गया। जब एक नीली रेखा चमकी तो वो उछल पड़ा, और जब रस आता तो जूलियो संतोष से अपने होठों को चाटता। जूलियो की पुरस्कार प्रतिक्रिया जब वो रस प्राप्त करता है, जैसा कि शुल्ट्ज ने जूलियो के मस्तिष्क के भीतर गतिविधि की निगरानी की। उन्होंने देखा पैटर्न उभरना। जब भी जूलियो को अपना इनाम मिलता था तो उसकी मस्तिष्क गतिविधि इस तरह से बढ़ जाती थी कि वह खुशी का अनुभव कर रहा था। उस न्यूरोलॉजिकल गतिविधि का एक प्रतिलेख दिखाता है कि यह कैसा दिखता है जब एक बंदर का मस्तिष्क कहता है, संक्षेप में, मुझे एक इनाम मिला। शुल्ट्ज ने बार बार एक ही प्रयोग के माध्यम से जूलियो को लिया, हर बार न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया। जब भी जूलियो को उसका रस मिला, मुझे एक इनाम मिला, बंदर के सिर में जांच से जुड़े कंप्यूटर पर पैटर्न दिखाई दिया।
धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से जूलियो का व्यवहार एक आदत बन गया। जूलियो की आदत लूप। हालांकि शुल्ट्ज के लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि प्रयोग के आगे बढ़ने के साथ साथ चीजें कैसे बदलीं। जैसे जैसे बंदर व्यवहार में अधिक से अधिक अभ्यास करता गया, जैसे जैसे आदत मजबूत और मजबूत होती गई, जूलियो के दिमाग ने ब्लैकबेरी के रस का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। शुल्ट्ज की जांच ने मुझे एक इनाम मिला रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पैटर्न तत्काल जूलियो ने रस आने से पहले स्क्रीन पर आकृतियों को देखा। अब जूस आने से पहले जूलियो का रिवॉर्ड रिस्पांस होता है। दूसरे शब्दों में, मॉनिटर पर आकृतियां न केवल एक लीवर खींचने के लिए, बल्कि बंदर के मस्तिष्क के अंदर एक सुखद प्रतिक्रिया के लिए भी एक संकेत बन गई थीं। जूलियो ने जैसे ही पीले सर्पिल और लाल स्क्वीगल्स को देखा, उसने अपने इनाम की उम्मीद करना शुरू कर दिया। तब शुल्ट्ज ने प्रयोग को समायोजित किया। पहले जूलियो को लीवर को छूते ही जूस मिल गया था। अब कभी कभी रस बिल्कुल नहीं आता, भले ही जूलियो ने सही प्रदर्शन किया हो, या यह थोड़ी देरी से पहुंचेगा, या इसे तब तक पानी पिलाया जाएगा जब तक कि यह केवल आधा मीठा न हो जाए। जब रस नहीं आता था या देर से या पतला होता था, तो जूलियो क्रोधित हो जाता था और दुखी शोर करता था या मोपी बन जाता था। और जूलियो के मस्तिष्क के भीतर शुल्ट्ज ने एक नया पैटर्न उभरता हुआ देखा। लालसा। जब जूलियो ने रस का अनुमान लगाया लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी खोपड़ी के अंदर इच्छा और हताशा से जुड़ा एक तंत्रिका संबंधी पैटर्न फूट पड़ा। जब जूलियो ने संकेत देखा, तो वो रस से भरे आनंद की आशा करने लगा। लेकिन अगर रस नहीं आया, तो वो आनंद एक लालसा बन गया, जो असंतुष्ट होने पर जूलियो को क्रोध या अवसाद में ले गया। अन्य प्रयोगशालाओं के शोधकर्ताओं ने इसी तरह के पैटर्न पाए हैं। अन्य बंदरों को स्क्रीन पर किसी आकृति को देखने पर रस का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। फिर शोधकर्ताओं ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। उन्होंने लैब का दरवाजा खोला ताकि बंदर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल सकें। उन्होंने भोजन को एक कोने में रख दिया ताकि यदि बंदर प्रयोग छोड़ दें तो वे खा सकें। उन बंदरों के लिए जिन्होंने एक मजबूत आदत विकसित नहीं की थी, विकर्षण ने काम किया। वे अपनी कुर्सियों से बाहर खिसक गए, कमरे से बाहर निकल गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रस के लिए तरसना नहीं सीखा था। हालांकि एक बार एक बंदर ने एक आदत विकसित कर ली थी, एक बार उसके मस्तिष्क ने इनाम की उम्मीद कर ली थी, विकर्षणों में कोई आकर्षण नहीं था। भोजन की पेशकश या बाहर जाने के अवसर की परवाह किए बिना जानवर वहां बैठेगा, मॉनिटर को देखेगा और लीवर को बार बार दबाएगा। प्रत्याशा और लालसा की भावना इतनी जबरदस्त थी कि बंदर अपनी स्क्रीन से चिपके रहे। उसी तरह एक जुआरी अपनी जीत हारने के बाद लंबे समय तक स्लॉट खेलेगा। यह बताता है कि आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं। वे स्नायविक लालसा पैदा करते हैं। ज्यादातर समय ये लालसा इतनी धीरे धीरे उभरती है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं चलता कि वे मौजूद हैं। इसलिए हम अक्सर उनके प्रभाव के प्रति अंधे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम संकेतों को कुछ पुरस्कारों के साथ जोड़ते हैं, हमारे दिमाग में एक अवचेतन लालसा उभरती है जो आदत लूप कताई शुरू करती है। उदाहरण के लिए, कॉर्नेल के एक शोधकर्ता ने पाया कि भोजन और गंध की लालसा व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती है जब उसने देखा कि शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेबोन स्टोर कैसे स्थित थे। ज्यादातर फूड विक्रेता फूड कोर्ट में अपने खोखे ढूंढते हैं, लेकिन सिनेबोन अपने स्टोर को दूसरे फूड स्टॉल से दूर ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सिनेबोन के अधिकारी चाहते हैं कि दालचीनी रोल की गंध हॉलवे और कोनों के आसपास निर्बाध रूप से बहे, ताकि खरीदार अवचेतन रूप से एक रोल को तरसने लगें। जब तक कोई उपभोक्ता एक कोने में मुड़ता है और सिनेबोन स्टोर को देखता है,
तब तक वो लालसा उसके सिर के अंदर एक गर्जना करने वाला राक्षस है और वो बिना सोचे समझे अपने बटुए के लिए पहुंच जाएगा। आदत का पाश घूम रहा है क्योंकि तृष्णा का भाव उभरा है। हमारे दिमाग में कुछ भी प्रोग्राम नहीं किया गया है जो हमें डोनट्स का एक बॉक्स दिखाई देता है और स्वचालित रूप से एक मीठा इलाज चाहता है, शुल्त्ज ने मुझे बताया। लेकिन एक बार जब हमारा मस्तिष्क सीखता है कि एक डोनट बॉक्स में स्वादिष्ट चीनी और अन्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो यह चीनी के उच्च होने का अनुमान लगाना शुरू कर देगा। हमारा दिमाग हमें बॉक्स की ओर धकेल देगा। फिर अगर हम डोनट नहीं खाते हैं तो हमें निराशा होगी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विचार करें कि जूलियो की आदत कैसे उभरी। सबसे पहले उसने स्क्रीन पर एक आकृति देखी। समय के साथ जूलियो ने सीखा कि आकृति की उपस्थिति का मतलब था कि यह एक दिनचर्या को निष्पादित करने का समय था। तो उसने लीवर को छुआ। नतीजतन जूलियो को ब्लैकबेरी के रस की एक बूंद मिली। वो बुनियादी सीख है। आदत तभी उभरती है जब जूलियो को क्यू देखने पर रस के लिए तरसना शुरू हो जाता है। एक बार वो लालसा मौजूद हो जाने पर जूलियो स्वचालित रूप से कार्य करेगा। वो आदत का पालन करेगा। जूलियो की आदत लूप इस तरह नई आदतें बनाई जाती हैं, एक संकेत, एक दिनचर्या और एक इनाम को एक साथ रखकर, और फिर एक लालसा पैदा करना जो लूप को चलाती है। उदाहरण के लिए धूम्रपान को ही लें। जब एक धूम्रपान करने वाला एक संकेत देखता है, जैसे मालबोरोस का एक पैकेट, उसका मस्तिष्क निकोटीन के हिट होने का अनुमान लगाने लगता है। बस सिगरेट का नज़ारा दिमाग के लिए निकोटीन की भीड़ को तरसने के लिए काफ़ी है। यदि यह नहीं आता है तो लालसा तब तक बढ़ती है जब तक धूम्रपान करने वाला मालबोरो के लिए बिना सोचे समझे नहीं पहुंच जाता। या ईमेल लें। जब कोई कंप्यूटर झंकार करता है या स्मार्टफोन एक नए संदेश के साथ कंपन करता है, तो मस्तिष्क उस क्षणिक व्याकुलता का अनुमान लगाना शुरू कर देता है जो एक ईमेल प्रदान करता है। यह अपेक्षा, यदि असंतुष्ट है, तब तक निर्माण कर सकती है जब तक कि चींटियों के अधिकारियों से एक बैठक भर जाती है, जो टेबल के नीचे अपने ब्लैकबेरी की जांच कर रहे हैं, भले ही वे जानते हों कि यह शायद उनके नवीनतम फैंटेसी फुटबॉल परिणाम है। दूसरी ओर, यदि कोई बजिंग को अक्षम कर देता है और इस प्रकार क्यू को हटा देता है, लोग अपने इनबॉक्स को चेक किए बिना घंटों काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने शराबियों, धूम्रपान करने वालों और अधिक खाने वालों के दिमाग का अध्ययन किया है और यह मापा है कि कैसे उनके तंत्रिका विज्ञान, उनके दिमाग की संरचनाएं और उनकी खोपड़ी के अंदर न्यूरोकेमिकल्स का प्रवाह, जैसे जैसे उनकी लालसा बढ़ती गई, उनमें परिवर्तन होता है। विशेष रूप से मजबूत आदतें। मिशिगन विश्वविद्यालय में 2 शोधकर्ताओं ने लिखा है, लत जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं ताकि इच्छा जुनूनी लालसा में विकसित हो, जो हमारे दिमाग को ऑटोपायलट में मजबूर कर सके, यहाँ तक प्रतिष्ठा, नौकरी की हानि सहित मजबूत विघटन के चेहरे में भी। घर और परिवार। हालांकि इन लालसाओं का हम पर पूर्ण अधिकार नहीं है। जैसा कि अगले अध्याय में बताया गया है, ऐसे तंत्र हैं जो प्रलोभनों को अनदेखा करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आदत पर काबू पाने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि कौन सी लालसा व्यवहार को चला रही है। यदि हम प्रत्याशा के प्रति सचेत नहीं हैं, तो हम उन दुकानदारों की तरह हैं जो भटकते हैं, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा सिनेबोन में खींचा गया हो। मैं आदतें बनाने में लालसा की शक्ति को समझने के लिए विचार करें कि व्यायाम की आदतें कैसे उभरती हैं। 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह समझना चाहा कि लोग आदतन व्यायाम क्यों करते हैं। उन्होंने 266 व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें से अधिकांश ने सप्ताह में कम से कम 3 बार कसरत की। उन्होंने पाया कि उनमें से बहुतों ने दौड़ना शुरू कर दिया था या अचानक वजन उठाना।
या क्योंकि उनके पास अचानक खाली समय था, या वे अपने जीवन में अप्रत्याशित तनाव से निपटना चाहते थे। हालांकि जिस कारण से उन्होंने जारी रखा, यह एक आदत क्यों बन गई, एक विशिष्ट इनाम के कारण वे तरसने लगे। एक समूह में 92% लोगों ने कहा कि वे आदतन व्यायाम करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा महसूस होता है। वे एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोकेमिकल्स को प्रदान करने वाले कसरत की अपेक्षा और लालसा करते हैं। एक अन्य समूह में 67% लोगों ने कहा कि वर्कआउट करने से उन्हें उपलब्धि का एहसास हुआ। वे अपने प्रदर्शन पर नजर रखने से जीत की एक नियमित भावना के लिए तरस गए थे, और यह आत्म पुरस्कार शारीरिक गतिविधि को एक में बनाने के लिए पर्याप्त था। आदत: यदि आप प्रत्येक सुबह दौड़ना शुरू करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप एक साधारण संकेत चुनें, जैसे नाश्ते से पहले हमेशा अपने स्नीकर्स रखना या अपने बिस्तर के बगल में अपने दौड़ते कपड़े छोड़ना, और एक स्पष्ट इनाम, जैसे दोपहर का इलाज। एक भावना अपने मील को रिकॉर्ड करने से उपलब्धि या एंडोर्फिन रश जो आपको जॉग से मिलता है। लेकिन अनगिनत अध्ययनों से पता चला है कि एक संकेत और एक इनाम अपने आप में एक नई आदत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल जब आपका मस्तिष्क इनाम की अपेक्षा करना शुरू कर देता है, एंडोर्फिन या उपलब्धि की भावना की लालसा, क्या यह हर सुबह आपके जॉगिंग जूते को फीता करने के लिए स्वचालित हो जाएगा। क्यों? एक दिनचर्या को ट्रिगर करने के अलावा आने वाले इनाम की लालसा को भी ट्रिगर करना चाहिए। मैं आपसे एक समस्या के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने न्यूरोसाइंटिस्ट वोल्फ्राम शुल्त्ज से कहा, जब उन्होंने मुझे समझाया कि लालसा कैसे उभरती है। मैं 1-2 साल का बच्चा है, और जब मैं घर पर उसे रात का खाना खिला रहा होता हूँ, चिकन नगेट्स और उस तरह की चीजें, मैं इसके बारे में सोचे बिना खुद पहुंच जाऊंगा और खुद खाऊंगा। आदत है, और अब मेरा वजन बढ़ रहा है। हर कोई ऐसा करता है, शुल्त्ज ने कहा। उसके अपने 3 बच्चे हैं, अब सभी वयस्क हैं। जब वे छोटे थे तो वो बिना सोचे समझे उनके खाने का चुनाव करते थे। कुछ मायनों में, उसने मुझसे कहा, हम बंदरों की तरह हैं। जब हम मेज पर चिकन या फ्राई देखते हैं, तो हमारा दिमाग उस भोजन का अनुमान लगाने लगता है, भले ही हम भूखे न हों। हमारा दिमाग उन्हें तरस रहा है। सच कहूं तो मुझे इस तरह का खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन अचानक इस इच्छा से लड़ना मुश्किल हो जाता है, और जैसे ही मैं इसे खाता हूँ, मुझे खुशी की यह भीड़ महसूस होती है, जैसे कि तृष्णा तृप्त होती है। यह अपमानजनक है, लेकिन इस तरह आदतें काम करती हैं। मुझे लगता है कि मुझे आभारी होना चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि उसी प्रक्रिया ने मुझे अच्छी आदतें बनाने दी हैं। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे खुद से गर्व की उम्मीद है। मैं व्यायाम करता हूँ क्योंकि मुझे बाद में अच्छा महसूस होने की उम्मीद है। मेरी इच्छा है कि मैं बेहतर चुन सकूं और चुन सकूं। बिल्ली महिला के साथ उनके विनाशकारी साक्षात्कार के बाद P&G में ड्रेक स्टिम्सन की टीम ने मदद के लिए सामान्य चैनलों से बाहर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने वोल्फ्राम शुल्त्ज द्वारा किए गए प्रयोगों पर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर को फेरेज के विज्ञापन अभियानों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने ग्राहक के बाद ग्राहक का साक्षात्कार लिया, कुछ ऐसा ढूंढा जो उन्हें एक सुराग दे कि कैसे फ्रीज को उपभोक्ताओं के जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाया जाए। एक दिन वे स्कॉट्सडेल के पास एक उपनगर में एक महिला से बात करने गए। वो 4 बच्चों के साथ अपने 40वें वर्ष में थी। उसका घर साफ सुथरा था, लेकिन अनिवार्य रूप से साफ सुथरा नहीं था। शोधकर्ताओं के आश्चर्य के लिए, वो फ्रीज से प्यार करती थी। मैं इसे हर दिन इस्तेमाल करती हूँ, उसने उनसे कहा। तुम करो, स्टिम्सन ने कहा। बदबूदार समस्याओं के साथ घर उस तरह की जगह की तरह नहीं लग रहा था। कोई पालतू जानवर नहीं थे। किसी ने धूम्रपान नहीं किया। कैसे?
आप किस गंध से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वास्तव में इसे विशिष्ट गंधों के लिए उपयोग नहीं करती, महिला ने कहा। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मेरे पास लड़के हैं। वे युवावस्था से गुजर रहे हैं। और अगर मैं उनके कमरे साफ नहीं करता, तो ये एक लॉकर की तरह महकता है। लेकिन मैं वास्तव में इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं इसे सामान्य सफाई के लिए उपयोग करता हूँ। जब मैं एक कमरे में काम करता हूँ तो कुछ स्प्रे फाइनल टच के रूप में हर चीज को अच्छी महक देने का यह एक अच्छा तरीका है। उन्होंने पूछा कि क्या वे उसे घर साफ करते हुए देख सकते हैं। शयन कक्ष में उसने अपना बिस्तर बनाया, तकिए को थपथपाया, चादर के कोनों को कस दिया और फिर एक फ्रीज बोतल ली और चिकने कंफर्टर का छिड़काव किया। लिविंग रूम में उसने वैक्यूम किया, बच्चों के जूते उठाए, कॉफी टेबल को सीधा किया और फ्रीज को ताज़ा साफ किए गए कालीन पर स्प्रे किया। ये अच्छा है। तुम्हें पता है, उसने कहा, जब मैं एक कमरे के साथ कर रहा हूं तो छिड़काव एक छोटे से उत्सव जैसा लगता है। स्टिम्सन ने अनुमान लगाया कि जिस दर से वो फेरेज का उपयोग कर रही थी, वो हर 2 सप्ताह में एक बोतल खाली कर देगी। ने लोगों के हजारों घंटे के वीडियोटेप एकत्र किए थे, वर्षों से अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। जब शोधकर्ता सिंसिनाटी वापस आए, तो उनमें से कुछ ने टेपों को देखते हुए एक शाम बिताई। अगली सुबह, वैज्ञानिकों में से एक ने फ्रीज टीम को सम्मेलन कक्ष में शामिल होने के लिए कहा। उसने एक महिला के टेप का हवाला दिया, एक 26 वर्षीय 3 बच्चों के साथ एक बिस्तर बना रहा था। उसने चादरों को चिकना किया और एक तकिया समायोजित किया। फिर वो मुस्कुराई और कमरे से चली गई। क्या तुमने देखा? शोधकर्ता ने उत्साह से पूछा। उसने एक और क्लिप लगाई। एक छोटी, श्यामला महिला ने एक रंगीन चादर बिछाई, एक तकिया सीधा किया और फिर अपनी करतूत पर मुस्कुराई। वहाँ यह फिर से है, शोधकर्ता ने कहा। अगली क्लिप में एक महिला कसरत के कपड़ों में अपनी रसोई को साफ करती हुई और आराम से खिंचाव में आराम करने से पहले काउंटर को पोंछती हुई दिखाई दे रही है। शोधकर्ता ने अपने सहयोगियों को देखा। तुम यह देखते हो? उसने पूछा। उनमें से प्रत्येक सफाई खत्म करने के बाद आराम से या खुश कुछ कर रहा है, उन्होंने कहा। हम इसका निर्माण कर सकते हैं। क्या होगा अगर फ्रेज कुछ ऐसा था जो शुरुआत के बजाय सफाई दिनचर्या के अंत में हुआ था? क्या होगा अगर यह कुछ साफ सुथरा बनाने का मजेदार हिस्सा था? स्टिम्सन की टीम ने एक और परीक्षण चलाया। पहले, उत्पाद के विज्ञापन में खराब गंध को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कंपनी ने नए लेबल छपवाए जिनमें खुली खिड़कियां और ताजी हवा के झोंके दिखाई दे रहे थे। नुस्खा में अधिक परफ्यूम जोड़ा गया था, ताकि केवल गंध को निष्क्रिय करने के बजाय फ्रेज की अपनी अलग सुगंध हो। टेलीविजन विज्ञापनों में महिलाओं को ताज़े बने बिस्तरों पर स्प्रे करते हुए और धुले हुए कपड़ों को छिड़कते हुए फिल्माया गया था। टैगलाइन थी, कपड़ों से बदबू आती है, इसे जीवन की गंध को साफ करता है, के रूप में फिर से लिखा गया था। प्रत्येक परिवर्तन को एक विशिष्ट दैनिक संकेत के लिए अपील करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक कमरे की सफाई, बिस्तर बनाना, एक गलीचा वैक्यूम करना, हर एक में फेरेज को इनाम के रूप में तैनात किया गया था। एक अच्छी गंध जो एक सफाई दिनचर्या के अंत में होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विज्ञापन को एक लालसा प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था कि सफाई की रस्म पूरी होने पर चीजें उतनी ही अच्छी लगती हैं जितनी वे दिखती हैं। विडंबना यह है कि गंध को नष्ट करने के लिए निर्मित उत्पाद को विपरीत में बदल दिया गया था, के बजाय गंदे कपड़ों पर गंध को खत्म करने के बाद यह एक एयर फ्रेशनर बन गया, जिसे फिनिशर टच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब चीजें पहले से ही साफ हो जाती हैं।
जब नए विज्ञापन प्रसारित होने के बाद शोधकर्ता उपभोक्ताओं के घरों में वापस गए और पुनः डिजाइन की गई बोतलें दी गईं, तो उन्होंने पाया कि परीक्षण बाजार में कुछ गृहिणियों ने फ्रीज गंध की उम्मीद करना शुरू कर दिया था। एक महिला ने कहा कि जब उसकी बोतल सूख गई तो उसने अपने कपड़े धोने पर पतला इत्र छिड़का। अगर मुझे अंत में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो यह वास्तव में अब साफ नहीं लगता है, उसने उनसे कहा। स्कंक समस्या वाले पार्क रेंजर ने हमें गलत दिशा में भेजा, स्टिम्सन ने मुझे बताया। उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि फ्रीज किसी समस्या का समाधान प्रदान करके सफल होगा। लेकिन कौन स्वीकार करना चाहता है कि उनके घर में बदबू आ रही है? हम यह सब गलत देख रहे थे। कोई भी गंधहीनता की लालसा नहीं रखता है। दूसरी ओर 30 मिनट सफाई करने के बाद बहुत से लोगों को एक अच्छी गंध की लालसा होती है। फेब्रीज हैबिट लूप फरवरी 1998 की गर्मियों में फिर से लॉन्च हुआ। 2 महीने के भीतर बिक्री दोगुनी हो गई। 1 साल के भीतर ग्राहकों ने उत्पाद पर $230 मिलियन से अधिक खर्च किए। तब से फ्रेज ने दर्जनों स्पिन ऑफ एयर फ्रेशनर, मोमबत्तियां, कपड़े धोने का डिटर्जेंट और रसोई स्प्रे पैदा किया है, जो सभी ने बताया अब प्रति वर्ष $1 बिलियन से अधिक की बिक्री के लिए जिम्मेदार है। आखिरकार ने ग्राहकों को यह बताना शुरू किया कि इसके अलावा अच्छी महक के लिए फब्रीज बुरी गंध को भी मार सकता है। स्टिम्सन को पदोन्नत किया गया और उनकी टीम को उनके बोनस प्राप्त हुए। सूत्र काम कर गया था। उन्हें सरल और स्पष्ट संकेत मिले थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनाम को परिभाषित किया था, लेकिन केवल एक बार उन्होंने लालसा की भावना पैदा की, हर चीज को उतना ही अच्छा बनाने की इच्छा जितनी अच्छी लगती है। क्या फ्रेज एक हिट बन गया? वो लालसा नई आदतों को बनाने के सूत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे पेप्सोडेंट विज्ञापन आदमी क्लाउड हॉपकिंस ने कभी नहीं पहचाना। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हॉपकिंस ने व्याख्यान सर्किट में लिया वैज्ञानिक विज्ञापन के नियम पर उनकी बातचीत ने हजारों लोगों को आकर्षित किया। चरणों से उन्होंने अक्सर खुद की तुलना थॉमस एडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन से की और भविष्य के बारे में जंगली पूर्वानुमान लगाए। उड़ान ऑटोमोबाइल प्रमुख रूप से प्रदर्शित, लेकिन उन्होंने आदत पाश की लालसा या तंत्रिका संबंधी जड़ों का कभी उल्लेख नहीं किया। आखिरकार MIT के वैज्ञानिकों और वोल्फ्राम शुल्ट्ज ने अपने प्रयोग किए जाने से पहले यह 70 साल होगा, तो हॉपकिंस ने उन अंतर्दृष्टि के लाभ के बिना इतनी शक्तिशाली टूथब्रशिंग आदत बनाने का प्रबंधन कैसे किया? खैर, यह पता चला है कि उन्होंने वास्तव में MIT में और शुल्ट्ज की प्रयोगशाला के अंदर खोजे गए सिद्धांतों का लाभ उठाया, भले ही उस समय कोई भी इसे नहीं जानता था। पेप्सोडेंट के साथ हॉपकिंस के अनुभव उतने सीधे नहीं थे जितने कि वो उन्हें अपने संस्मरणों में चित्रित करता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने टूथ फिल्म में एक अद्भुत क्यू की खोज की और डींग मारी कि वो उपभोक्ताओं को सुंदर दांतों का स्पष्ट इनाम देने वाले पहले व्यक्ति थे। यह पता चला कि हॉपकिंस उन युक्तियों के प्रवर्तक नहीं थे, एक लॉन्ग शॉट से नहीं। उदाहरण के लिए, अन्य टूथपेस्टों के कुछ विज्ञापनों पर विचार करें जो हॉपकिंस को पता था कि पेप्सोडेंट के अस्तित्व में आने से पहले ही पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भर गए थे। इस तैयारी की सामग्री विशेष रूप से दांतों की गर्दन के आसपास टैटार के जमाव को रोकने के लिए अभिप्रेत है। डॉक्टर शेफील्ड के क्रेम डेंटिफ्रिस के लिए एक विज्ञापन पढ़ें जो पेप्सोडेंट से पहले था। उस गंदी परत को साफ करो। आपका सफेद तामचीनी केवल फिल्म के एक लेप द्वारा छिपा हुआ है। एक विज्ञापन पढ़ा जो तब दिखाई दिया जब हॉपकिंस अपनी दंत पाठ्यपुस्तकों को देख रहे थे। सैनिटोल टूथपेस्ट फिल्म को हटाकर मूल सफेदी को जल्दी से बहाल कर देता है। एक प्यारी सी मुस्कान का आकर्षण आपकी सुंदरता पर निर्भर करता है। दांत एक तीसरे विज्ञापन की घोषणा की। सुंदर
साटन चिकने दांत अक्सर एक सुंदर लड़की के आकर्षण का रहस्य होते हैं। SSY टूथपेस्ट का प्रयोग करें। हॉपकिंस के खेल में कूदने से पहले दर्जनों अन्य विज्ञापन पुरुषों ने पेप्सोडेंट जैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके सभी विज्ञापनों ने टूथ फिल्म को हटाने का वादा किया था और सुंदर सफेद दांतों का इनाम दिया था। उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया था। लेकिन एक बार जब हॉपकिंस ने अपना अभियान शुरू किया तो पेप्सोडेंट की बिक्री में विस्फोट हो गया। पेप्सोडेंट अलग क्यों था? क्योंकि हॉपकिंस की सफलता उन्हीं कारकों से प्रेरित थी जिसके कारण जूलियो बंदर को लीवर को छूना पड़ा और गृहिणियों ने ताज़े बने बिस्तरों पर फ्रीज का छिड़काव किया। पेप्सोडेंट ने एक लालसा पैदा की। हॉपकिंस अपनी आत्मकथा में पेप्सोडेंट की सामग्री पर चर्चा करने में खर्च नहीं करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट के पेटेंट आवेदन और कंपनी के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नुस्खा कुछ दिलचस्प बताता है। अवधि के अन्य पेस्टों के विपरीत पेप्सोडेंट में साइट्रिक एसिड और साथ ही टक्साल तेल की खुराक शामिल थी और अन्य रसायन। पेप्सोडेंट के आविष्कारक ने टूथपेस्ट के स्वाद को ताज़ा बनाने के लिए उन सामग्रियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका एक और अप्रत्याशित प्रभाव भी था। वे जलन पैदा करने वाले होते हैं जो जीभ और मसूड़ों पर एक ठंडी, झुनझुनी सनसनी पैदा करते हैं। पेप्सोडेंट के बाजार पर हावी होने के बाद प्रतिस्पर्धी कंपनियों के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए हाथापाई की। उन्होंने जो पाया वो यह था कि ग्राहकों ने कहा कि अगर वे पेप्सोडेंट का उपयोग करना भूल गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह में उस ठंडी, झुनझुनी सनसनी को याद किया। उन्हें उम्मीद थी, वे तरस गए, वो मामूली जलन। अगर यह नहीं होता तो उनके मुंह साफ नहीं होते। क्लाउड हॉपकिंस सुंदर दांत नहीं बेच रहे थे, वो सनसनी बेच रहा था। एक बार जब लोग उस शांत झुनझुनी को तरसते थे, एक बार वे इसे स्वच्छता के साथ जोड़ते थे, ब्रश करना एक आदत बन गई। जब अन्य कंपनियों को पता चला कि हॉपकिंस वास्तव में क्या बेच रहा था, तो उन्होंने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। कुछ दशकों के भीतर लगभग हर टूथपेस्ट में तेल और रसायन होते हैं जो मसूड़ों में झुनझुनी पैदा करते हैं। जल्द ही पेप्सोडेंट आउटसोल्ड होने लगा। आज भी लगभग सभी टूथपेस्ट में एडिटिव्स होते हैं जिनका एकमात्र काम आपके ब्रश करने के बाद आपके मुंह में झुनझुनी बनाना है। असली पेप्सोडेंट हैबिट लूप उपभोक्ताओं को किसी प्रकार के संकेत की आवश्यकता होती है कि कोई उत्पाद काम कर रहा है। ट्रेसी सिंक्लेयर, जो ओरल बी और क्रेस्ट किड्स टूथपेस्ट के लिए एक ब्रांड प्रबंधक थे, ने मुझे बताया, हम टूथपेस्ट का स्वाद किसी भी चीज की तरह बना सकते हैं, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, और जब तक इसमें ठंडी झुनझुनी होती है लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मुंह साफ है। झुनझुनी टूथपेस्ट के काम को बेहतर नहीं बनाती है, यह सिर्फ लोगों को आश्वस्त करता है कि यह काम कर रहा है। कोई भी इस मूल सूत्र का उपयोग अपनी खुद की आदतें बनाने के लिए कर सकता है। अधिक व्यायाम करना चाहते हैं? एक संकेत चुनें, जैसे कि जागते ही जिम जाना, और एक इनाम, जैसे प्रत्येक कसरत के बाद एक स्मूदी। फिर उस स्मूदी के बारे में सोचें, या एंडोर्फिन रश के बारे में जो आप महसूस करेंगे। अपने आप को इनाम का अनुमान लगाने दें। आखिरकार, वो लालसा हर दिन जिम के दरवाजों से धक्का देना आसान बना देगी। खाने की नई आदत बनाना चाहते हैं? जब नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री से जुड़े शोधकर्ताओं ने 6000 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली एक परियोजना, जो 30 पाउंड से अधिक खो चुके हैं, ने सफल डाइटर्स की आदतों को देखा, तो उन्होंने पाया कि उनमें से 78% ने हर सुबह नाश्ता किया, एक भोजन द्वारा उद्धृत दिन का एक समय। लेकिन अधिकांश सफल डाइटर्स ने अपने आहार के साथ चिपके रहने के लिए एक विशिष्ट इनाम की कल्पना की, एक बिकनी जिसे वे पहनना चाहते थे, या गर्व की भावना जब वे हर दिन बड़े पैमाने पर कदम रखते थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने सावधानी से चुना और वास्तव में चाहते थे।
उन्होंने उस इनाम की लालसा पर ध्यान केंद्रित किया जब प्रलोभन पैदा हुए। लालसा को एक हल्के जुनून में बदल दिया, और उस इनाम के लिए उनकी लालसा, शोधकर्ताओं ने पाया, आहार छोड़ने के प्रलोभन को भीड़ दिया। तृष्णा ने आदत पाश को दूर कर दिया। कंपनियों के लिए क्रेविंग के विज्ञान को समझना क्रांतिकारी है। ऐसे दर्जनों दैनिक अनुष्ठान हैं जिन्हें हमें हर दिन करना चाहिए जो कभी आदत नहीं बनते। हमें अपना नमक देखना चाहिए और अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। हमें अधिक सब्जियां और कम वसा खाना चाहिए। हमें विटामिन लेना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इस अंतिम मोर्चे पर तथ्य अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक सुबह अपने चेहरे पर थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने से त्वचा कैंसर की संभावना काफी कम हो जाती है। फिर भी, जबकि हर कोई अपने दांत ब्रश करता है, 10% से कम अमेरिकी हर दिन सनस्क्रीन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई लालसा नहीं है जिसने सनस्क्रीन को दैनिक आदत बना लिया हो। कुछ कंपनियां सनस्क्रीन को एक झुनझुनी सनसनी देकर या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं जिससे लोगों को पता चले कि उन्होंने इसे अपनी त्वचा पर लगाया है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह उसी तरह एक उम्मीद का संकेत देगा जिस तरह एक झुनझुनी की लालसा हमें अपने दांत ब्रश करने की याद दिलाती है। वे पहले से ही सैकड़ों अन्य उत्पादों में इसी तरह की रणनीति का उपयोग कर चुके हैं। फोमिंग एक बहुत बड़ा इनाम है, ब्रांड मैनेजर सिंक्लेयर ने कहा। शैम्पू में झाग नहीं होता है, लेकिन हम झाग वाले रसायन मिलाते हैं क्योंकि लोग हर बार अपने बालों को धोने की उम्मीद करते हैं। कपड़े धोने के डिटर्जेंट के साथ भी यही बात है। और टूथपेस्ट, अब हर कंपनी टूथपेस्ट फोम को और अधिक बनाने के लिए सोडियम लॉरेट सल्फेट मिलाती है। सफाई का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब उनके मुंह के आसपास झागों का गुच्छा होता है तो लोग बेहतर महसूस करते हैं। एक बार जब ग्राहक उस झाग की अपेक्षा करने लगता है, तो आदत बढ़ने लगती है। क्रेविंग्स क्या ड्राइव की आदतें हैं, और यह पता लगाना कि लालसा को कैसे जगाया जाए, एक नई आदत बनाना आसान बनाता है। यह अब भी उतना ही सच है जितना लगभग एक सदी पहले था। हर रात लाखों लोग झुनझुनी महसूस करने के लिए अपने दांत साफ करते हैं। हर सुबह लाखों लोग एक एंडोर्फिन रश को पकड़ने के लिए अपने जॉगिंग शूज पहनते हैं जिसे उन्होंने तरसना सीखा है। और जब वे घर पहुंचते हैं, रसोई साफ करने या अपने शयन कक्षों को साफ करने के बाद, उनमें से कुछ फ्रीज का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे।